Okay, now listen everybody. So today we are going to start the last chapter of first year chemistry. That's chapter 8. You all know that there are 8 chapters in first year chemistry. 7 chapters हमने कर लिए लाइन बाय लाइन और आज हम क्लोज कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कोर्स ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का बाय कवरिंग दिस चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। वैसे कि हर लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ चैप्टर्स के हवाले से, जिसमें भी मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ अबाउट दिस चैप्टर दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। तो एक आसान सा और छोटा चैप्टर है, जिस तरह चैप्टर 5 एक सिंगल लेक्चर वाला चैप्टर था, बिल्कुल चैप्टर 8 भी वैसे ही एक सिंगल लेक्चर में हमारा जो है वो कवर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स किससे कहते हैं? इट इज़ आल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स भी जो है वो असल में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किससे डील करती है? दैट डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन। ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डील करती है कि वाई सम रिएक्शंस आर स्लो एंड वाई सम रिएक्शंस आर फास्ट। कि कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर स्लो क्यों होते हैं और कुछ रिएक्शंस फास्ट क्यों होते हैं, और किस तरह से हम किसी रिएक्शन के रेट को, उसके स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। और जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है तो वी हैव टू टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से देख सकते हैं, या दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होते हैं। फर्स्ट हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जो सेकंड हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन, एक हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग जो है वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहली बात वही कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है? व्हाट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जितना कंसंट्रेशन चेंज आया है, अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जितना भी उसके अंदर कंसंट्रेशन चेंज आया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? जितना भी कंसंट्रेशन चेंज आया है, जितना भी आपका चेंज इन कंसंट्रेशन है, उसको आप डिवाइड कर दो टाइम टेकन। जितना टाइम उसको लगा चेंज होने में, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आया है। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू, ये बराबर होगा चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको हम डेल्टा एक्स कह देते हैं, और चेंज इन टाइम, कितना टाइम चेंज हुआ उसको हम डेल्टा टी कह सकते हैं। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, दिस इज़ एक्चुअली द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये उसी का फार्मूला हमारे पास है, जितना चेंज आया यूनिट टाइम के अंदर। तो अब इसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। देखो, प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी हो सकता है, और ये माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक रिएक्टेंट हमेशा जो है वो हमारे पास, एक रिएक्टेंट है वो हमेशा हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको इस तरह से देखें कि रिएक्टेंट यूनिट टाइम में कितना कंज्यूम हुआ, या फिर हम ये देख सकते हैं कि यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। दोनों तरह से हम इसको रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं। तो प्लस में जब ये वैल्यू आती है ना, तो उसको ये दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के लिहाज से होती है कि प्रोडक्ट यूनिट टाइम में कितना अपीयर हो रहा है। और जब माइनस में वैल्यू आती है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, कि यूनिट टाइम में कितना रिएक्टेंट हमारे पास जो है वो डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। तो प्लस में भी शो कर सकते हैं, माइनस में भी शो कर सकते हैं, किसी में भी। तो अब इसमें यूनिट इसकी क्या निकलेगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन? किसकी यूनिट हमारे पास क्या निकलेगी? डिनोशन तो मैंने बता दी, इस तरह से डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से। अब यूनिट क्या निकलेगी? डेल्टा एक्स की यूनिट आपको पता है कंसंट्रेशन, दिस इज मोलैरिटी। आप इसको लिख सकते हैं मोलैरिटी पर सेकंड, आइदर दिस, या फिर अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और मोलैरिटी लिखें फिर सेकंड इनवर्स लिख लें। और
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपको पता है मोलैरिटी मोल पर डी एम क्यूब होती है, तो कुछ बच्चे इसको इस तरह लिखते हैं मोल पर डी एम क्यूब इंटू सेकेंड, या फिर एक और तरीका मोल लिखें डी एम -3 और सेकेंड इनवर्स। बात तो वही है, सब में एक ही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कोई भी यूनिट आप इसमें से लिख सकते हैं। और आर द यूनिट्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या चीज़ होती है? ये भी सेम वही चीज़ है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरह ही है, बट दिस इज़ फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेम होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, लेकिन इसको जो हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी से नहीं करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे डी एक्स ओवर डी टी से, डी एक्स ओवर डी टी। अब डी से मुराद यहाँ पर आपको पता है, डी से मुराद हमारे पास है स्मॉल चेंज। डी जो है वो हमारे पास दैट इज इट टेल्स अबाउट द स्मॉल चेंज, जिसको नॉर्मली आप लोग जो है वो डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं ना डी एक्स ओवर डी टी, तो ये जो डी होता है ना, डी स्टैंड्स फॉर चेंज। ये चेंज स्मॉल चेंज कैलकुलेट कर रहे होता है ना डेरिवेटिव में भी। अगर आपने जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो आप उनको पता है कि डी एक्स ओवर डी टी आप डेरिवेटिव वगैरह में इस्तेमाल करते थे। तो डी स्मॉल चेंज के लिए होता है, डेल्टा जो होता है वो एक बिग चेंज के लिए होता है। दोनों चेंज को ही शो करता है। डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी हम चेंज ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कितना चेंज आ रहा है वेरिएबल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो उसको मैथमेटिक्स के थ्रू पूरा सॉल्व कर रहे होते हैं। नॉर्मली मैथमेटिक्स तो एक मेथड का नाम है, तो हम उसके एप्लीकेशंस पे कम ही जा रहे होते हैं, बट उसके एप्लीकेशन है कुछ ना कुछ जो आप मैथ्स में पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। बट हम उसमें जाते नहीं, जो हमारा काम नंबर गेन करना होता है तो हम उसी को देख रहे होते हैं मार्क्स के लिहाज से, सॉल्यूशन करके आंसर सही लाना मकसद होता है बस। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि हमारे पास स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी, ठीक है। अच्छा, और जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसको हम प्रैक्टिकली इसको हम मालूम कर रहे होते हैं, या इसको हम बाय मीन्स ऑफ ग्राफ हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, मालूम कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट लॉ। एक हमारे पास एक लॉ आता है दैट इज़ कॉल्ड रेट लॉ। रेट लॉ एक लॉ है जिसके थ्रू हम जो है उसके एक डेरिवेशन कर रहे होते हैं। डेरिवेशन कंप्लीट नहीं करा रहा, बस एक शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि रेट लॉ की एक्सप्रेशन, रेट लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। मीन्स अगर कोई रिएक्शन है, इफ़ देर इज़ एनी रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसमें जिसका रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसके कंसंट्रेशन के, उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज़ कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे के, और उसके बाद आ जाएगा रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। अभी जो पूरा हमारे पास बना, दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। ये पूरा का पूरा हमारे पास कहलाता है रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो के आया ये, अच्छा डी एक्स ओवर डी टी तो हमें पता है दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, और जो के हमारे पास आया दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, रेट कांस्टेंट। अब ये जो के की वैल्यू होती है हर रिएक्शन के लिए अलग होती है, कांस्टेंट होती है, गिवन होती है हमेशा। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो आपको के गिवन होगा, अगर आपको के मालूम करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगा, ऐसा ही होता है। अब के हमारे पास रेट कांस्टेंट, इसके बारे में बस कुछ बातें याद रख सकते हैं, सेम वही जो आपने केसी के लिए जो मैंने लिखवाई थी कि के की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डजेंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो फिर किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, जैसे केसी के साथ था। तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर,
ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करती है? बिल्कुल जिस तरह केसी क्या करती थी कि किस तरह से डिपेंड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट कांस्टेंट के becomes double after 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। मतलब 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे के की वैल्यू हमारे पास डबल हो जाएगी। मान लो कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के की वैल्यू 4 है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर के की वैल्यू 8 हो जाएगी, सिंपल। तो हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है रिएक्शन का तो के की वैल्यू डबल हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि जो के की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। इसके बाद एक और हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। एक और रेट कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? अगर कंसंट्रेशन तमाम रिएक्टेंट्स की 1 मोलर हो जाए, ठीक है, तो इफ़ द concentration of reactant is 1 molar then it is specific rate constant। मीन्स ये कि जैसे कि dx/dt इज इक्वल टू के, अब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 1 हो जाए, 1 मोलर हो जाए, तो ये हमारे पास फिर जो के निकलेगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यूनिट में आ जाए, यूनिटी में आ जाए, मतलब जब कंसंट्रेशन, तो ये तो रेट लॉ कहलाता है हमारे पास। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। रेट एक्सप्रेशन भी बनाना में आता है, केसी में हमने सीखा था कि जो भी कोफिशिएंट होती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट हमारे पास बन जाता है ना, इसके अंदर पावर की सूरत में आ जाता है रिएक्टेंट की, ये हम जानते हैं। अच्छा, इसी में उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी से हम मालूम करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है बच्चों के, जो भी कंसंट्रेशन है ना, जो भी हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन पे जितना भी एक्सपोनेंट लगा है सबको प्लस कर दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रेट एक्सप्रेशन। जो रेट एक्सप्रेशन आप लिखेंगे उसमें जो भी एक्सपोनेंट होंगे उनका समेशन हमारे पास कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो 0 हो सकता है या 1 या 2 या फिर 3। मतलब मिनिमम ऑर्डर हमारा 0 है, मैक्सिमम ऑर्डर हमारा 3 है। 0th ऑर्डर से लेकर 3rd ऑर्डर तक रिएक्शन हमारे पास हो सकते हैं। मतलब इस तरह से कह रहा हूँ कि dx/dt लिखा हुआ है। अब मान लो ये हमारे पास k है और एक रिएक्टेंट है a, एक रिएक्टेंट है b। अब a के ऊपर पावर लगा हुआ है m और b के ऊपर पावर लगा हुआ है n। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका आएगा, ऑर्डर कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू m + n। तो दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी एक्सपोनेंट्स लगे हैं उनको, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी सिंपल थिंग। अब इस लिहाज से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हर तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ कि लेट्स एक इक्वेशन में यहाँ पर लिखता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि PCl5 है, ये कन्वर्ट हो रहा है PCl3 + Cl2 में। अब इसका रेट एक्सप्रेशन जब आप लिखोगे तो वो क्या आएगा, dx/dt इज इक्वल टू k और उसके बाद PCl5। अब इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ गया, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 आ गया। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और इक्वेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज़ के HI 2HI और ये बन रहा है H2 + I2। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो dx/dt इज इक्वल टू k। अब यहाँ HI के ऊपर स्क्वायर आ गया, क्योंकि जो जाहिर सी बात आपको पता है जो मोलर कोफिशिएंट्स होते हैं वो एक्सपोनेंट बन जाते हैं, स्क्वायर आ गया। तो अब इसका जो ऑर्डर हमारे पास निकला, इसका ऑर्डर निकल गया सेकंड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का था, तो ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर का एक रिएक्शन भी हमारे पास कोई हो सकता है। लेट्स से अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ a + 2b इट फॉर्म्स c, कुछ भी ABCD करके भी लिख सकते हैं। तो dx/dt इज इक्वल टू k, उसके बाद a हो गया और यहाँ पर b का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि a की मोलर कोफिशिएंट 1 लिखी हुई है, b पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब ऑर्डर हम निकालेंगे तो ये 1 + 2 हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन हमारे पास होते हैं। ये तो इजी होते हैं, इसमें कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं होता। अच्छा, मसला नॉर्मली स्टूडेंट्स को आता है 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर।
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो कब होता है। एक हमारे पास होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि ऑल द फोटो केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। हर फोटोकेमिकल रिएक्शन हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं भाई? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, द रिएक्शंस विच अकर, वो रिएक्शन जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हर वो रिएक्शन जो रोशनी की मौजूदगी में होता है, इसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। को उसका ऑर्डर हमेशा ज़ीरो आता है। अब लेट्स से अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज़ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, CH4+Cl2, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ना रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसके ऊपर लिखा होता है एरो के ऊपर सनलाइट। उसके बाद ये CH3Cl बनता है और HCl बन जाता है। पढ़ा होगा आपने ऐसा रिएक्शन, दैट इज़ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है ये, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऑर्डर निकालोगे ना इसका, तो वैसे तो आप बोलोगे कि सर ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, बट सेकंड ऑर्डर का नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये 1 मोल तो 2 मोल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो ऑर्डर निकलेगा हमारे पास, इसका ऑर्डर निकलेगा ज़ीरो, बिकॉज दिस इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मिनिमम ऑर्डर जो है ना, किसी भी रिएक्शन का जो मिनिमम ऑर्डर है, मिनिमम ऑर्डर वो हमारे पास हो सकता है ज़ीरो, और मैक्सिमम ऑर्डर जो है ना वो जा सकता है थर्ड तक, उससे आगे नहीं जा सकता। बस समझ में आ गई? तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। बड़ी बेसिक बात आपको बता रहा हूँ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डिटेल में जाएंगे तो फिर लंबी कहानी आ जाती है उसकी, लेकिन MCQs के लिहाज से भी कहानी शॉर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं? तो स्पीड के लिहाज से 3 तरह के हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, A, B, C। एक हमारे पास कहलाता है फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जो बहुत तेज़ी में हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब फास्ट रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? इनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, दे हैव लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो फास्ट रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिनकी लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। दूसरे हमारे पास जैसे फास्ट रिएक्शंस हमारा कंबस्टन रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन है। जितने आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। एक्सप्लोजन जब होती है, धमाका होता है जब किसी चीज़ का, दैट इज़ अ फास्ट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन एक फास्ट रिएक्शन है। बहुत सारे होते हैं। एक हमारे पास कहलाता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो बहुत फास्ट हो ना, बहुत स्लो हो, नॉर्मल स्पीड पे हो, तो उसकी जो वैल्यू होती है एक्टिवेशन एनर्जी का वो मॉडरेट होती है। इसकी मॉडरेट एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब जो ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मॉडरेट होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शंस कौन से होते हैं भाई? ऑल द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन तो ना बहुत फास्ट होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं। और C हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्लो रिएक्शंस। अब स्लो रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में। अब स्लो रिएक्शन की हाई एक्टिवेशन एनर्जी उसकी होती है, इसकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और स्लो रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लग जाना, दैट इज़ एक्चुअली अ स्लो रिएक्शन। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, जिसके बेसिस पर जो हम वो क्लासीफाई कर रहे हैं इन तमाम रिएक्शंस को अलग अलग टाइप में। तो एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए आपको पढ़ना होगा, दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। तो आपको यहाँ पर कोलिजन थ्योरी समझनी होगी। कोलिजन थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने पेश की, तो साइंटिस्ट का नाम था आर्हीनियस। एक स्वीडिश केमिस्ट थे, एक स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने कोलिजन थ्योरी पेश की थी। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्शंस अकर बाय द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। कोलिजन थ्योरी ये कहते हैं, कोलिजन मतलब तो टकराना, कोलाइड कर जाना। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कब होता है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं।
अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना ज़रूरी है, तभी आकर वो कोलाइड करेंगे, तभी जाकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इसमें हम 3 तरह की एनर्जीज़ को देखते हैं। सबसे पहली एनर्जी हमारे पास कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी जो कि प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, द एनर्जी एग्जिबिटेड बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास क्या होती है भाई? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट के पास जितनी भी एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दूसरी हमारे पास एनर्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज़ एक्चुअली द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास जो भी एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तीसरा हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है भाई? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब मिसाल के तौर पे एक रिएक्टेंट हमारे पास है और वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मान लेते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास है 10 जूल और प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास है 15 जूल। अभी जो 10 जूल आ रहा है हमारे पास, दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास पहले से है। और प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको फिर उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इसको 5 जूल एनर्जी चाहिए होगी, तब जाकर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 5 जूल हमारे पास आई, दिस इज़ कॉल्ड विच एनर्जी? दिस इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का तरीका क्या है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे जब हम इंटरनल एनर्जी को माइनस कर दें तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज़ इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। ये वो फार्मूले जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं किसी भी कह लें सब्सटेंस के किसी भी रिएक्शन की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बड़ा सिंपल एक फार्मूला हमारे पास उसका होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी में हमारे पास क्या होता है एक और समझ में आ गई क्लियर? तो ये कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, अब जाहिर सी बात है कि वो स्लो होगा, चूँकि बहुत टाइम लगेगा उसको एक्टिवेशन एनर्जी रीच करने में, तभी वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में ऐसा होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे की रस्टिंग रिएक्शंस होते हैं, लोहे में जब जंग लगता है तो वो एक बड़ा एक स्लो रिएक्शन होता है क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है उस एनर्जी तक पहुँचने में, थ्रेशोल्ड तक। अब ये जो फास्ट रिएक्शन होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लो होती है, बहुत कम होती है, तो वो फ़ौरन से रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको एक और टॉपिक अभी यहाँ पर बताया रिगार्डिंग दिस कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स इसके अंदर और बाकी चैप्टर के अंदर, एक हमारे पास है मेथड्स ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मेथड्स टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के मेथड्स। ठीक है, बस थोड़ी देर में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो समझ में आ रही ना बात सर क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो दैट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, मतलब ज़्यादा केमिकल काइनेटिक्स है, बस स्पीड ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, मेथड्स टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के जब मेथड्स को आपको डिटरमाइन करना हो तो उसके 2 तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड कि हम इसमें कोई फिज़िकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फिज़िकल मेथड्स, या फिर हम केमिकल मेथड यूज़ कर लेते हैं। 2 तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, अदर फिज़िकल मेथड और फिर जो है वो हम केमिकल मेथड से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। चाहे एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको एक, ठीक है, देखिए एमसीक्यूज़
जैसे मिसाल के तौर पे एक MCQs ये है कि इन अ केमिकल रिएक्शन 10 moles per dm cube reactant converts into product in 5 seconds. What will be the rate of reaction? अब इसमें 4 ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ABCD MCQs के लिहाज से। एक में दे देता हूँ 10 मोलैरिटी पर सेकंड, जो 10 मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। एक में दे देता हूँ आपको 5 मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। एक में दे देता हूँ 2 मोल पर DM क्यूब पर सेकंड, और एक में आपको देता हूँ 0.5 मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। तो क्या आंसर आएगा? कह रहे हैं कि 10 मोल्स पर DM क्यूब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है 5 सेकंड में। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कैलकुलेट होगा कि 10 मोल्स कन्वर्ट हो रहा है 5 सेकंड में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट दिस फॉर्मूला वी नीड टू यूज़, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो डेल्टा X ओवर डेल्टा T जब निकालेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज कितना है, 10 मोल पर DM क्यूब आया, 10 मोल पर DM क्यूब चेंज आया, और कितने देर में आया भाई, 5 सेकंड में आया। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 0.5 कहाँ से आ गया? ठीक है, रिवर्स डिवाइड करोगे आप लोग तो ये 2 आएगा ना, 2 मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। तो उल्टा डिवाइड क्यों करते हो आप लोग? 5/10 थोड़ी ना हो रहा है, 10/5 हो रहा है। इतना आसान तो ये तो कर ही लोगे यार, ये तो मैंने अपने जहन से बनाया था। ये तो ऐसे ही मैं अपने जानबूझ के 2 4 6 करके बनाता हूँ, देखिए आराम से बन जाए। अब उसी को आप लोग गलत कर रहे हो। जब पॉइंट में आएगा तो क्या करोगे? जो कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करते हैं ना बच्चे, उनको वो लग रहे होते हैं कि KU के प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, और समझ में आ रहा होता है कि क्यों वो बच्चे जो है वो DUHS में या NET में नहीं जा सकते। रीज़न समझ में आता है, वो रीज़न देख के समझ में आता है। ये आई एम नॉट इंसल्टिंग यू, जस्ट आई एम सेइंग कि एक फ़र्क समझ में आ जाता है कि यार तुम लोग नॉर्मल डिवाइड नहीं कर पा रहे हो यार। तो आप किस एक्सपेक्टेशन में थे कि आपका एडमिशन अब KU ही बचा हुआ है, सिर्फ उसी को करना है? ठीक है, तो मतलब उल्टा डिवाइड करो ना यार। ये तो वही कोई और टीचर हो तो आपको मतलब भाग जाए, क्लास से ही छोड़ के चले जाए। और मतलब और आवाज़ भी आ रही होती है ना इसमें, तो ओके, तो रिकॉर्डिंग में चल रही होती है सारी चीज़ें। तो क्यों, कैसी क्लास है बच्चे कहेंगे इतना टाइम नहीं होता। अच्छा, तो MCQs, वो 1 घंटे का लेक्चर, इसमें मैं क्या कट करूँगा बैठ के? तो 5 मिनट की वीडियो थोड़ी ना है कि मैं उसको कट करके एडिट करके लगा दूँ। अच्छा, और कभी एक दिन में 1 घंटे के 3 लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और 4 कर रहा हूँ, तो इतना टाइम थोड़ी ना 1 घंटे के मैं वीडियो एडिट करता रहूँ बैठ के। तो मैं बस डायरेक्ट जाता हूँ, बस शुरू का थोड़ा सा काटा, आखिरी का थोड़ा सा काटा, अपलोड हो गया। बस शुरू और आखिरी का ही कटता है, वो भी जब मैं बटन दबाने के लिए वहाँ जाता हूँ, बस वही कटता है और कुछ नहीं कटता। इतना टाइम थोड़ी ना है। ओके, अब बच्चे मना भी करते हैं कट करने से। बच्चे कहते सर आपकी बात सुनने में मज़ा आता है, आप काटा मत कीजिए। अच्छा सही है, नहीं काटेंगे। थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, बीच में बातें आ जाती हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा, वीडियो देखने वाले भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, चलो यार सुकून मिल रहा है। ब्रेक दे दिया सर ने। तो MCQs अच्छा वगैरह कट करके करेंगे ना, तो वो लाइन से लेक्चर ही घंटा भर चलता रहेगा, तो वो बोरियत का एहसास होता है उससे। अच्छा, तो MCQs यहाँ पर देखें, एक्टिवेशन एनर्जी के MCQs की बात करते हैं, उसको सही सॉल्व करना कि फॉर आ रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है B में, द इंटरनल एनर्जी ऑफ A इज। अच्छा, आपको पता है कि ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह सब की यूनिट सेम होती है, किलो जूल पर मोल में ही नापते हैं। इंटरनल एनर्जी को भी किलो जूल पर मोल में नापते हैं, सबको किलो जूल पर मोल में ही नाप रहे होते हैं। मेजर के यूनिट इसकी सेम होती है सबको। तो एनर्जी है, फिजिक्स में हम सिर्फ जूल कह रहे होते हैं एनर्जी को, केमिस्ट्री में किलो जूल पर मोल कह रहे होते हैं, या किलो कैलोरी पर मोल भी कह सकते हैं इनकेस अगर वो CGS सिस्टम में। तो अदरवाइज ज़्यादा मशहूर तो यही है, किलो जूल पर मोल, kg/mol। A B में कन्वर्ट होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ A इज 50 किलो जूल पर मोल and threshold energy is and threshold energy of reaction is 20 kilojoule per mole
व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास इसमें 30 किलो जूल पर मोल, -30 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल, -20 किलो जूल पर मोल। तो क्या आंसर होगा इसके अंदर? चूँकि आप 20 को 50 से आप माइनस करेंगे तो द करेक्ट आंसर विल बी -30। तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी के जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह से मतलब न्यूमेरिकल चूँकि मैं साथ साथ नहीं डील कर रहा होता तो उसके MCQ सॉल्व कर देता हूँ, वरना बाकी के भी आ सकते हैं बट वो तो लिखा हुआ ही है, तो उसके लिए तो आपको अलग से MCQs में नहीं बनाऊंगा बोर्ड पे, तो वो तो टॉपिक ही लिख दिया मैंने पूरा का पूरा। अच्छा, 2 तरह के मेथड्स हैं जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। वापस सारे टॉपिक पे, एक फिजिकल मेथड, एक हमारे पास केमिकल मेथड है। अब केमिकल मेथड्स में तो हम नॉर्मली बस आपको याद रखना है कि टाइट्रेशन यूज़ करते हैं, टाइट्रेशन के मेथड यूज़ करते हैं जिससे हम जो है वो हम मालूम कर लेते हैं मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल मेथड्स के अंदर हम बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सेवरल मेथड्स। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कैलोरीमेट्रिक मेथड, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं pH मेथड, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी मेथड, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरियस डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट तरह की चेंजेस हम जो है उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चेंजेस को हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, कैलोरीमेट्रिक मेथड में, pH मेथड में, कंडक्टिविटी मेथड में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में, रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड के अंदर, और एक और होता है लास्ट टाइम एक और याद आ रहा है, यस, पोलरीमेट्रिक मेथड, पोलरीमेट्रिक मेथड। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मेथड्स हैं। अब इसके अंदर हर तरह के अलग अलग चेंजेस को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, MCQs के लिए बस याद रखना है। कैलोरीमेट्रिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं कि कितना कलर चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, कि यूनिट टाइम में, तो कलर चेंज को देखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन बता देते हैं। pH मेथड में क्या चेंज करते हैं, चेंज ऑफ pH कितना तब्दील हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए, उसको यहाँ पर हम इसमें। कंडक्टिविटी मेथड में क्या करते हैं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में फ़र्क आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है, उसमें भी चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स ही आपको पता है, कल मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वो NaCl वगैरह जो करंट पास होते हैं, वरना पेट्रोल, बेंजीन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए हम इसको नहीं देख सकते, तो उसमें तो करंट पास होता ही नहीं है कभी भी, तो उसके लिए कंडक्टिविटी मेथड नहीं चलेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में हम क्या करते हैं कि उसमें हम एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो उससे क्या होता है, स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है, लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको देखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन बताते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक मेथड में चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। पोलरीमेट्रिक मेथड में चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लाइट, ये हम आगे पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर के। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं जो कि रोटेट कर रहे होते हैं लाइट को ना, जैसे ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एल, डेक्सो रोटेशन, लेवो रोटेशन। उसमें क्या होता है हमारे पास कि जब लाइट पास किया जाता है, जब मिसाल के तौर ग्लूकोज डी ग्लूकोज एल में कन्वर्ट हो रहा है, अब एक ग्लूकोज टी जो होता है वो लाइट को क्लॉकवाइज बेंड करवाता है, और ग्लूकोज एल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, लेबोरेटरी। ये सेकेंडरी चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। अब उसमें क्या होता है कि ये ऑप्टिकल रोटेशन होती है लाइट की ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह के अंदर हम उसको पढ़ते हैं, तो उसको ही कैलकुलेशन करके। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, वरना एक टॉपिक में मतलब टाइम 15-15 मिनट लग जाएगा, तो उसकी डिटेल नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूँ कि हर एक मेथड के अंदर कौन सा चेंज कैलकुलेट हम कर रहे हैं, वो MCQs के लिए आपको याद रखना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास होगा इस कंप्लीट चैप्टर का, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कितने फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी इस टॉपिक के साथ।
ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास तकरीबन 6 फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों ये मैंने आपको इससे पहले बता दी, रेट लॉ के अंदर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों के रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ। सही है भाई, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगा कितना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, दिस इज टेम्परेचर। द सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो dx/dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस आपको याद रखना है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस फास्ट होते हैं और लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस जो हैं वो स्लो होते हैं। तीसरा हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। इसी वजह से जो स्मॉल पीसेस होते हैं मार्बल के वो जल्दी रिएक्शन करते हैं बनिस्बत बड़े पीस के। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पर एक बिग पीस ले लें इस तरह से, मतलब आलू के 2 पीस हम लेते हैं, मतलब पोटैटो है, पोटैटो के 2 पीस हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक पीस मान लो कि इस तरह का है, दोनों का वजन सेम है। जैसे मान लेते हैं 5 ग्राम का पीस एक ये वाला है और एक ये पीस भी हमारे पास जो है वो दिस इज़ आल्सो 5 ग्राम पीस, दिस इज़ आल्सो 5 ग्राम। अब इसका सरफेस एरिया अगर आप देखोगे बच्चों तो दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस और ये इसका सरफेस एरिया है। अब दोनों को अगर मान लो कि फ्राई करना है, दोनों पोटैटो पीसेस को वी वांट टू फ्राई इट। अब स्पेस है ना, ये नाम दे देते हैं उसको, बी नाम दे देते हैं। तो अब दोनों में से पता है कौन सा जल्दी फ्राई हो जाएगा, बी जल्दी फ्राई होगा ए से। क्यों? चूँकि बी जो है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा जल्दी, इसलिए फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो जल्दी बन जाएगा घर पे। लेकिन जो अगर बिरयानी में आलू जो उबलेगा वो टाइम से उबलेगा, क्योंकि उसमें उसका सरफेस एरिया कम है। लेकिन जो चिप्स होती है उसका सरफेस एरिया, जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है उसका कम होता है, वो 5 मिनट में तैयार हो जाता है। सिंपल सी बात। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इसको बहुत तरह से हम देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी हम छोटे छोटे पीसेस इस्तेमाल करते हैं, मार्बल के चंक्स वगैरह, वो जल्दी HCl से रिएक्शन करते हैं, पर इस बात एक बड़े पीस के, एक बड़े पीस ऑफ मार्बल। आसान सी बात। चौथी चीज़ हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली साइड में बताऊँगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया अभी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना स्लो रिएक्शन की स्पीड होगी। तो ये पहली चीज़ आ गई हमारे पास कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या भी, एक्टिवेशन एनर्जी। उसका मतलब जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन स्लो होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी स्लो कम होगी उसकी रिएक्शन फास्ट होगा। वो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया उस तरफ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। पांचवी चीज़ों में यहाँ पर बताता हूँ आपको, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन, अब रेडिएशन तमाम रिएक्शंस के रेट को नहीं मतलब उसको अफेक्ट करती हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रेडिएशंस ओनली अफेक्ट, रेडिएशंस ओनली अफेक्ट द स्पीड, या रेट और स्पीड एक ही बात है, द स्पीड ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शंस। देखो वो रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो जो हो ही रेडिएशंस की मौजूदगी में रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाया था ना, दिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट्स क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। अब ये हो ही सनलाइट के प्रेजेंस में रहा है। जैसा फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है बच्चों के, वो भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जितना ज़्यादा रोशनी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन it is directly proportional to radiation, but only for photochemical reactions, not for all the reactions. और लास्ट अब आ जाते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी रिएक्शन के स्पीड पर फर्क डालता है।
अब ये चूँकि थोड़ा डिटेल में, इसलिए थोड़ा सा मैं एंड में उसको बता रहा हूँ। कैटलिस्ट आपको पता है अल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। ये एक सब्सटेंस होता है, ये कोई कंपाउंड होता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। अब कैटलिस्ट हमारे पास 4 तरह के होते हैं, वी आर 4 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट अल्टर्स, ये तब्दील करता है द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, मतलब रिएक्शन में टेक पार्ट लिए बिना रेट ऑफ रिएक्शन को ये अल्टर कर रहा हो। तो अल्टर करने से मुराद आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ये तब्दील कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, वो बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। कैटलिस्ट के टाइप से बात कर लेते हैं अब। 4 तरह के कैटलिस्ट हमारे पास होते हैं। पहला हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या काम होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कैसे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, कम करके रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें इसमें, जैसे कि H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है, बनता है H2O + O2। अब यहाँ पर इसमें एरो के ऊपर हम जो MnO2 यूज़ करते हैं ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये इसकी डिकम्पोजिशन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के इसको फास्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, और बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। ये नॉर्मली हर कोई पढ़ते हैं, 2 टाइप्स। नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिट करता है रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। ये क्या करता है बच्चों, इट डिक्रीजेस, ये कम करता है, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है बाय, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या एक्टिवेशन एनर्जी, या एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। आप इसी रिएक्शन के लिए अगर हम देख लेना, इनहिबिटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए बच्चों जरा इसको समझना कि H2O + O2 बनता है। अब इसी में अगर MnO2 के बजाय अगर हम यहाँ पर ग्लिसरीन यूज़ कर लें, अब ग्लिसरीन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लिसरीन एक इनहिबिटर है, रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा, इनहिबिट करेगा। बिल्कुल उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन के जब आप रिएक्शन करते थे, वुड्स रिएक्शन वगैरह जब आप करते थे, वह एनहाइड्रस ईथर, ड्राई ईथर इस्तेमाल किया करते थे, वो भी एक इनहिबिटर था। थर्ड हमारे पास कैटलिस्ट कहलाता है दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट होता है, जो किसी रिएक्शन में अपने आप बनता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रिएक्शन बिहेव्स लाइक अ कैटलिस्ट देन इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। कभी कभार रिएक्शन में ऐसा होता है कि कोई एक प्रोडक्ट, मतलब हम कैटलिस्ट डालते नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जो रिएक्शन को फास्ट करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट खुद ब खुद पैदा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट, दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी लंबा रिएक्शन है वैसे, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, MnO4 वाला कर लेता हूँ। MnO4- Fe+2 शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये Mn+2 और Fe+3 में ब्रेक हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये पूरा। अब यहाँ पर जो Mn+2 आयंस होते हैं ना, दीज आर द ऑटो कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं रिएक्शन को फास्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस इज ऑटो कैटलिस्ट, चूँकि अपने आप जनरेट हुआ रिएक्शन के अंदर ही। चौथा और आखिरी हमारे पास है दिस इज कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। चौथी टाइप कहलाती है बायो कैटलिस्ट। इन्हीं बायो कैटलिस्ट को हम बायोलॉजी के अंदर कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स पढ़ा होगा बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, ये क्या होता है भाई, दे आर कैटलिस्ट। ये वो कैटलिस्ट होते हैं विच अल्टर्स द रेट ऑफ, इट अल्टर्स द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या प्लांट में या किसी भी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं,
उनको कहा जाता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। उनकी स्पीड को जो अल्टर करेगा वो एंजाइम होगा, वो बायो कैटलिस्ट होगा। बहुत सारे रिएक्शन है, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन है जो एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं, जो बॉडी के अंदर चलते हैं। एक रिएक्शन उसमें से जैसे कि जो हमारे बकल कैविटी में माउथ में होता है, जो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास स्टार्च होता है, स्टार्च हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें पे, ग्लूकोज में। स्टार्च हमारे माउथ में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब ये सलाइवा के अंदर हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है, दैट इज कॉल्ड अमाइलेज। एंजाइम्स की निशानी होती है कि ये एज पे एंड होता है। तो अमाइलेज पड़ा होगा, अमाइलेज टाइलिन जिसको हम कहते हैं। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दैट्स व्हाट इज अ बायोकैटलिस्ट, बिकॉज ये एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहा है। समझ में आ गई बात?